प्रिय विद्यार्थी शक्ति, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष 10+1 राजनीतिक शास्त्र विषय का टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ। मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र का अर्थ, इसकी विशेषताएं और प्रकार। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लोकतंत्र का अर्थ, विशेषताएं और प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र के अर्थ की। तो आप सबको मालूम है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जनसंख्या के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर चीन जनसंख्या के मामले में आता है। चीन में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वहाँ साम्यवादी व्यवस्था है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था मौजूद है। अब बात करते हैं हम लोकतंत्र के अर्थ की। लोकतंत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ की। तो लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, लोकतंत्र को अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का डेमोक्रेसी शब्द यूनानी या यूं कहें ग्रीक भाषा के दो शब्दों डिमोस और क्रेटिया को मिलाकर बना है। यूनानी भाषा में डिमोस शब्द का अर्थ प्रजा है और क्रेटिया शब्द का अर्थ शासन है। इन दोनों शब्दों का सामूहिक अर्थ प्रजा का शासन है। तो इस तरह से यूनानी भाषा के शब्द डिमोस और क्रेटिया से डेमोक्रेसी बना है। डेमोस का अर्थ प्रजा है, क्रेटिया का अर्थ शासन है। इस तरह लोकतंत्र डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ है प्रजा का शासन है। अब बात करते हैं हम लोकतंत्र के अर्थ की। ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ। तो वर्तमान में आप सभी लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो आप लोकतंत्र का अर्थ बखूबी समझते होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जो आपको स्वतंत्रताएं मिली हैं, आपके जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं और आपको अवसर की समानता है, इस सब में हमें लोकतंत्र का अर्थ समझ आता है। तो लोकतंत्र साधारणतः कहें तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें नागरिक जो राजनीतिक कार्य होते हैं, सरकारी कार्य होते हैं, उसमें भाग लेते हैं। इस तरह की व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। कानून को बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को चलाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी बनी रहती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष व्यवस्था मौजूद है, अर्थात भारत में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे मैं बात करूं किसी राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार के लिए हम यहाँ अपने चुनाव क्षेत्रों से यानी कि विधानसभा क्षेत्रों से विधायक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनते हैं और वो आगे जाकर सरकार बनाते हैं या विपक्ष में रहकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके द्वारा फिर शासन कार्य चलाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोकतंत्र से संबंधित परिभाषाओं की। तो सबसे यानी विश्व भर में जो प्रसिद्ध परिभाषा है लोकतंत्र की, जिसे सर्वप्रथम क्लियोन ने दिया था और उसके पश्चात अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसे प्रसिद्ध किया। तो क्लियोन के अनुसार लोकतंत्र लोगों का
लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन है। बाद में अब्राहम लिंकन ने भी इसी परिभाषा को फेमस किया था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। प्रोफेसर शीले के अनुसार प्रजातंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, अर्थात प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेता है, सरकार की नीतियों को बनाने में या सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने में भाग लेता है। अब बात करते हैं हम प्रोफेसर डाइसी के अनुसार, इन्होंने भी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। प्रजातंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासक वर्ग राष्ट्र का बड़ा भाग हो। इससे स्पष्ट होता है, जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो शासन व्यवस्था है, स्टेट अगर राज्य स्तर पर देखें तो राज्य सरकारें चलाती हैं और केंद्र में केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का पूरे देश के ऊपर एक तरह से नियंत्रण भी होता है। अब आगे हम चलते हैं प्रजातंत्र की विशेषताओं पर। प्रजातंत्र की विशेषताओं से पहले एक बार फिर से हम प्रजातंत्र के अर्थ को फिर से दोहरा लेते हैं। प्रजातंत्र का अर्थ होता है जिसमें लोगों के अपने अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, जो सरकार के माध्यम से संविधान द्वारा दिए जाते हैं, और कानून का शासन होता है, तथा लोग राजनीतिक कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, सरकार की नीतियों को बनाने में, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। तो चलते हैं प्रजातंत्र की विशेषताओं की तरफ। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो प्रजातंत्र की विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता है समानता, इक्वलिटी। प्रजातंत्र की हम जब बात करते हैं, लोकतंत्र की जब बात करते हैं, तो वहाँ समानता का अधिकार लोगों को प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में देखा जाए तो वहाँ लोगों को समानता का अधिकार सही ढंग से प्राप्त नहीं है। वहाँ वर्तमान में जो हिंदू निवास करते हैं या मुसलमानों को छोड़कर अन्य समुदाय के जो लोग निवास करते हैं, उनके साथ अच्छी ढंग से वहाँ की सरकार अच्छा व्यवहार नहीं करती है। जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सब के साथ, चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सभी व्यक्तियों के साथ एक समान, एक नज़र से सभी व्यक्तियों को देखा जाता है और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। अब बात करते हैं प्रजातंत्र की दूसरी विशेषता की, स्वतंत्रता। प्रजातंत्र की दूसरी विशेषता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, प्रजातंत्र में सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। अब आप स्वतंत्रता का ये अर्थ ना लें कि आप मनमर्जी करना शुरू कर दें, किसी के घर में जाएं और वहाँ पर जाकर शोर शराबा करना शुरू कर दें, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। तो ऐसी स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं है। हमें सीमित स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सीमित स्वतंत्रता के अंतर्गत हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं, हम किसी भी स्थान पर घूम सकते हैं, देश के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, मगर ये सभी कार्य हमारे संविधान के नियमों के अनुसार और कानून के अनुसार होनी चाहिए। अगर हमारा कोई भी ऐसा कार्य जो स्वतंत्रता का हनन करता है तो हमारी स्वतंत्रता को रोका जा सकता है या उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। थर्ड जो लोकतंत्र की विशेषता है भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। लोकतंत्र में भाईचारा पाया जाता है। सभी धर्मों के लोग, समुदायों के लोग, हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान हो या बौद्ध हो या जैन हो, सबके साथ एक समान व्यवहार
यहाँ किया जाता है। सबके जो त्यौहार होते हैं उनको अच्छी तरह से मनाया जाता है और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। समुदाय के आधार पर किसी के भी साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये भी एक लोकतांत्रिक देश की या लोकतंत्र की एक विशेषता है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार भी लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता है। जब व्यक्ति 18 वर्ष की या निश्चित आयु जो चुनाव आयोग द्वारा निश्चित की गई है उससे पूरी कर लेता है, तो वर्तमान में 18 वर्ष मत देने की मिनिमम आयु है। जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे मत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके लिए उसे चुनाव आयोग द्वारा जो नियम बनाए हैं उनको पूरा करना पड़ता है। अपना मतदान पत्र बनाना पड़ता है, नाम दाखिल करना पड़ता है जो हमारे चुनाव अधिकारी होते हैं उनके पास। तो वयस्क मताधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को एक समान भारत में प्राप्त है। फिफ्थ जो इसकी विशेषता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो आप सब लोग जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं, आपने पहले भी पिछले अध्याय में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है और वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो लोकतांत्रिक देश में ही लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें थियोक्रेटिक धर्म सापेक्ष देशों में तो वहाँ लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो भारत में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत अनिवार्य हैं। ये सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं हैं जिनका सभी लोग प्रयोग करते हैं। नियतकालिक चुनाव, पीरियोडिकल इलेक्शन। भारत में चुनावों की एक निश्चित समय अवधि रखी गई है। जैसे लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष पश्चात होते हैं, विधानसभा के 5 वर्ष पश्चात, पंचायतों के 5 वर्ष पश्चात। मगर ये बात भी सही है, अगर कोई सरकार के पास बहुमत ना रहे या सरकार अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो निश्चित समय से पहले भी चुनाव करवाए जा सकते हैं, सरकार को भंग किया जा सकता है। पर सामान्यतः 5 वर्ष पश्चात चुनाव होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव होते हैं 6 वर्ष पश्चात होते हैं। बहुमत का शासन, बहुमत का शासन भी भारतीय लोकतंत्र की एक महान विशेषता है। बहुमत का शासन, इसका अभिप्राय है जिसके पास अधिक बहुमत होगा वही सरकार बनाएगा। अर्थात हमें मालूम है वर्तमान समय में लोकसभा में 545 वर्तमान में लोकसभा में सीटें हैं और 543 पर चुनाव होता है। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब जो भी पार्टी सबसे अधिक सीटें जीतेगी उसी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसी व्यवस्था को रूल ऑफ मेजॉरिटी कहा जाता है। वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके पास स्पष्ट बहुमत हासिल है। 8वीं विशेषता है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था हमने इंग्लैंड से ली है। कानून के शासन का अर्थ है कि कानून सबके लिए एक समान है और कानून का सभी लोगों को एक समान पालन करना पड़ता है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, सबको संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, कानून धर्म, रंग, रूप के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर हम गलत कार्य करेंगे तो चाहे हम अमीर हैं गरीब हैं, कानून के अनुसार हमें उसकी सज़ा मिलेगी। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, अर्थात भारत में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, मगर भारत की कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है। अगर हम बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान का अपना राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम, वो इस्लाम को मानते हैं। मगर भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ
हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, मगर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है अगर हम अन्य लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करते हों, शांति भंग करते हों। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत में सभी धर्मों का आदर किया जाता है और भारत का कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है। राजनीतिक शिक्षा लोकतंत्र की एक अन्य विशेषता है, इसमें लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। अब आप सोच रहे होंगे लोगों को राजनीतिक शिक्षा कैसे प्राप्त होती है। आपके पास जब भी चुनाव आते हैं तो उम्मीदवार आपके पास आते हैं और आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं। कुछ जीत जाते हैं, वायदों को पूरा भी कर देते हैं, मगर कुछ वायदों को पूरा नहीं करते हैं और जो उनके घोषणा पत्र हैं उनके अनुसार काम नहीं करते। तो आप समझते हैं, या कई लोग बहुत जोशीले भाषण देते हैं और उन जोशीले भाषणों से कई बार हम उनके बहकावे में आ जाते हैं, भाषणों के बहकावे में आते हैं, मगर धरातल पर उनके जो भाषण हैं, उनकी जो घोषणाएं हैं वो नहीं उतर पाती है। तो हमें पता चलता है कि वोट के लिए लोग कहां तक गिर सकते हैं और हम उसी उम्मीदवार को वोट अपना देते हैं जो हमें लगता है कि सही ढंग से काम कर सकता है। तो इस तरह से हमें राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। मत देने जाते हैं, हमें राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है कि हम किस व्यक्ति को मत दें। सरकार के कार्यों के बारे में हमें शिक्षा मिलती है। हम सरकार के विरोध करते हैं, तो ये सब लोकतांत्रिक देश में ही हम कर सकते हैं। अगर लोकतांत्रिक देश नहीं है तो इस तरह से नहीं कर सकते। अगर हम बात चीन की करें, चीन में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। चीन में अगर हम इस तरह से सरकार के विरोध करेंगे, कुछ करेंगे, तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये थी लोकतंत्र की विशेषताएं। तो आप समझ गए होंगे लोकतंत्र का अर्थ, जिसमें लोगों का शासन होता है। लोग प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने अगर लोकतंत्र की बात करें तो उसमें अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का शासन चलाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोकतंत्र के प्रकार की, प्रजातंत्र के प्रकार। तो प्रजातंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ है जिसमें लोग शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से यानी कि स्वयं भाग लेते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग स्वयं शासन कार्यों में भाग लेते हैं, नीतियाँ बनाने में भाग लेते हैं। वहाँ की संसद अगर कोई कानून भी बना दे, वहाँ रेफरेंडम जनमत संग्रह की व्यवस्था है, या अगर विधानसभा वहाँ की सरकार कोई कानून बनाए तो उसको अंतिम जो स्वीकृति है वहाँ के लोगों से लेनी पड़ती है। अब छोटा देश है स्विट्ज़रलैंड, तो वहाँ तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कामयाब है। मगर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, क्योंकि भारत में जो लोग हैं वो शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, अपितु अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके प्रतिनिधि आगे जाकर अगर बहुमत हो तो सरकार बनाते हैं और सरकार जब जिस पार्टी की बनती है उसके द्वारा शासन चलाया जाता है। तो इस तरह से भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्यों? भारत में एक तो भारत जनसंख्या के मामले में, क्षेत्र के मामले में बहुत बड़ा देश है। अगर भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हम लागू करने का प्रयास भी करें तो वो कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि हम सब लोग कहाँ इकट्ठे होंगे किसी भी कानून को स्वीकृति देने के लिए। लोगों के पास आप जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उनको इकट्ठा करना, उनका एक समान मत या विरोध, ये सब हमें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है। तो आप समझ गए होंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जिसमें शासन कार्यों में लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। इसे लोकतंत्र का वैसे शुद्ध रूप भी कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है कि शासन कार्यों में लोग स्वयं भाग नहीं लेते, मगर अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको वो स्वयं चुनते हैं और उनके द्वारा शासन कार्य चलाया जाता
है। जैसे केंद्र सरकार में 542 सदस्य होंगे। अगर विधानसभा की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 68 विधायक होते हैं जिनके द्वारा शासन कार्य चलाया जाता है। मगर जो सरकार बनाते हैं जिनके पास बहुमत होता है, यानी कि 34 से अधिक, यानी कि आधी से अधिक सीटें जिनके पास होगी, जिस पार्टी के पास होगी उसकी सरकार बनती है। तो वर्तमान में हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तथा उनकी कैबिनेट के माध्यम से जो सरकारी नीतियाँ हैं वो बनाई जाती हैं और विधानसभा में उनको पास भी करवाया जाता है समय समय पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है उसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके द्वारा शासन कार्य चलाया जाता है। तो इस तरह से आज हमारे जो टॉपिक में हमने चर्चा की, लोकतंत्र के अर्थ की, लोकतंत्र के जो विशेषताएं हैं उनकी हमने बात की और प्रजातंत्र के या लोकतंत्र के प्रकारों की हमने बात की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं हम इसको विराम देते हैं। आप विद्यार्थियों की, आप सभी विद्यार्थियों की जो भी क्वेरीज होगी आप प्लीज़ हमारे साथ साझा करें। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसमें आप मैसेज के माध्यम से साझा कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ गलती आपको लगती है कि जी आपने जो वीडियो बनाया उसमें गलती रह गई है या कोई उच्चारण गलत हो गया, तो आप वो भी जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप आशा करते हैं कि आप ध्यान से इस टॉपिक को सुनेंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी आप ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।